नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 मॉड्यूल ए का यूनिट 3 कैपिटल बस्टिंग की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैपिटल बस्टिंग क्यों जरूरी है, इसके अलावा कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, कैपिटल बस्टिंग क्यों जरूरी है, कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक क्या क्या हैं, और दो इसमें मेथड पढ़ेंगे हम, पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल बस्टिंग की क्यों जरूरत है, कहाँ इन्वॉल्व करना होता है। कैपिटल बस्टिंग इन इन्वॉल्व व्हेन एन इन्वेस्टर डिसाइड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट। जब भी कैपिटल में किसी इन्वेस्टर को पैसा लगाना होता है, जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इसमें जब पैसा लगाना होता है तो कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं, फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना, कैपिटल में पैसा लगाना, लॉन्ग टर्म के इम्प्लीकेशंस होते हैं इनके। ये लंबे समय को ध्यान में रखते हुए पैसा लगाया जाता है, और चूंकि पीरियड लॉन्गर होता है तो इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि माना एक बार कोई डिसीजन ले लिया, अगर उसको वापस करना पड़े, रिवर्स करना पड़े, तो बहुत ही महंगा होता है। कंपनी को, फर्म को काफ़ी नुकसान, इंडिविजुअल को काफ़ी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए नीड फॉर प्रॉपर इवैल्यूएशन, इनकी प्रॉपर इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं आपके कैपिटल बस्टिंग के। अब कैपिटल बस्टिंग की हमारे पास दो टेक्निक हैं। पहली टेक्निक है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और दूसरी है डिस्काउंटिंग टेक्निक। इस वीडियो लेक्चर में हम पहली टेक्निक नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक पर चर्चा करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्काउंटिंग टेक्निक पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में हमारी दो टेक्निक आती हैं, एक है पेबैक पीरियड मेथड और दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रिटर्न ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये दो मेथड हैं। ये दोनों मेथड नॉन साइंटिफिक मेथड हैं, इसलिए कंसीडर नहीं किए जाते। परंतु क्या मेथड है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बुक में भी आपके दिया हुआ है पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पीरियड, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये मेथड में क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस मेथड की कमी क्या है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि उसको इग्नोर किया जाता है। समय के साथ में पैसे की वैल्यू कम होती है, इसके पैसे की वैल्यू कम होती है समय के साथ में, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, तो उसको इसमें इग्नोर किया जाता है। पीरियड ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग विच द कैश फ्लो शुड बी इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझिए, मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अब फ्यूचर में मुझे इनफ्लो कितना आ रहा है उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही मेरा इनफ्लो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा, वो जो है उसको कंसीडर किया जाएगा, वो मेरा पे बैक पीरियड माना जाता है, यानी कितने टाइम में मेरा पैसा वापस मिल गया। अब देखिए, दो प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब प्रोजेक्ट ए में पहले साल 15,000 रिटर्न आ रहा है, दूसरे साल 22,000 रिटर्न आ रहा है, फिर 28,000 और फिर 35,000। ये 4 साल में मुझे रिटर्न कितना आ गया, देखिए 28 + 22 कितना हो गया, 50, और 35 + 15 50, यानी 1 लाख रुपए मुझे रिटर्न आ गया, और मैंने लगाया कितना, 1 लाख रुपए। तो इसका पेबैक पीरियड हो गया 4 साल, 4 ईयर। पहले प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड है मेरा 4 साल, और दूसरे में 4 साल में मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 80,000, यानी कि इसका पेबैक पीरियड है 5 साल, क्योंकि 1 लाख रुपया मेरा जो लगाया मैंने वो 5 साल में मुझे पेबैक हो रहा है। In the given example, project A having 4-year payback period and B is having 5-year payback period. So project A will be considered as payback period is less in project A. ठीक है, तो यहाँ A प्रोजेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने 1.25 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पीरियड है 4 साल का। 4 साल का मेरा ये रिटर्न है 25, 32, 35 एंड 28। टोटल करेंगे कितना आ गया, 28, और इसका टोटल करेंगे तो 30 और 30 60 आ गया, और 35 + 25 भी मेरा 60 आ गया। 60 + 60 मेरा रिटर्न आया 1,20,000, वेयर एज आई हैव इन्वेस्टेड 1,25,000। तो 4 साल का जो पेबैक पीरियड है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम पैसा आया, इसलिए इस प्रोजेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया जाएगा। ओके, अब एक और प्रोजेक्ट देख लेते हैं नीचे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है,
इस प्रोजेक्ट में दिया हुआ है, यहाँ हमने 4.5 लाख रुपया लगाया है और यहाँ हमने 5 लाख रुपया लगाया है। अभी ये पैसा देखिए, पीरियड है मेरे पास 4 साल का, तो मैं 4 साल तक कंसिडर करूँगा इसको। 4 साल में देखिए यहाँ रिटर्न कितना आ रहा है, ये 2 साल में मेरा रिटर्न आ गया 85 प्लस ये 2 लाख रुपए, और यहाँ रिटर्न आ गया मेरा 2 + 330, इतना ही आया। तो टोटल रिटर्न आ गया मेरा 5,30,000 रुपये। मैंने लगाया 4.5 लाख रुपए और 4 साल में मुझे रिटर्न आ गया 5,30,000 रुपये। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अब दूसरे में देखें, मैंने 5 लाख रुपया लगाया, ये 4 साल में मुझे कितना पैसा रिटर्न हुआ, ये 290, 3, 4, 490, मुझे आया पैसा 490, वेयर एज आई हैव इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपया लगाया, वापस मिल रहा है 4,90,000 रुपये, तो ये प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं करना है। तो ये प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं होगा और ये कंसीडर नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट कंसीडर होगा और ये प्रोजेक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, 4.5 लाख वाला और एक प्रोजेक्ट ए जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है, ये प्रोजेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं पे बैक पीरियड के हिसाब से। इसमें से प्रोजेक्ट बी, दिस प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। ओके, अब चलते हैं हम अगले मेथड पे। अगला मेथड देखिए हमारा क्या कहता है। अगला मेथड है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं या सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी मेथड कहते हैं। बहुत सिंपल मेथड है ये। इसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, ठीक है, उसको एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, जितना भी टैक्स आ रहा है, माना मुझे अर्निंग हो रही है 5 साल तक, 2, 3, 4, 5, तो 5 साल का टोटल करके मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ अकाउंटिंग इनकम फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल तक इनकम आ रही है उतने साल से डिवाइड कर दिया, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा आपका, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ले लिया और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट ले लिया, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, या जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ले लिया। ठीक है ना, एवरेज इन्वेस्टमेंट इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए लिया है। अब इस जो मेथड है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके मेथड के क्या हैं। एडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत पे बैक पीरियड की तरह है। दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन है, समझने में भी आसान है। इट कंसीडर्स द एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। माना प्रोजेक्ट से 10 साल तक इनकम आ रही है, तो 10 साल की इनकम को ये कंसीडर करेगा। 10 साल की इनकम को जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, ये भी पे बैक पीरियड की तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इग्नोर करता है। टेक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नॉट कैश प्रॉफिट, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करता है, नेट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट लॉस से आएगा, और कैश प्रॉफिट जो कैश रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंडिचर से आएगा, वो आपका कैश प्रॉफिट है। ARR टारगेट इज सेट आर्बिट्रेली, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के जो टारगेट हैं मैनेजमेंट अपनी मर्जी से तय करता है, इसलिए भी इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। अब आप देखिए, ये 3 प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं, तीनों में 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पहले साल इससे ये इनकम हो रही है, दूसरे से ये इनकम हो रही है और तीसरे से इस तरह से इनकम हो रही है। अब आपको निकालना है इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है और किस प्रोजेक्ट को तीनों में से कंसीडर किया जाना है। तो देखिए, ये 4 साल की इनकम को मैं टोटल कर लूँगा। पहले वाले में क्या है, 25 + 30 + 28 + 32, ये मेरा आ गया 1,15,000, और 4 साल है तो डिवाइड बाई 4 कर दिया मैंने, तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया, मैं यहाँ ले लेता हूँ 28,750। ठीक है, पहले वाले का। दूसरे वाले का मैं टोटल करूंगा तो मेरा टोटल आएगा 28 + 34 + 38 + 40, 1,40,000, डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो मेरा कितना आ गया, 35,000। ठीक है, और तीसरे वाले का भी टोटल मेरा कितना आ गया, 35, 70, और 70 आ गया, ये भी 140 आ गया, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये भी आपका 35,000 आ गया। अब देखिए, 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख रुपए स्क्रैप आ गया, 8 लाख बचा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ बचा 4 लाख रुपए मेरा, 4 लाख से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, दूसरे केस में 10 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए स्क्रैप बचा, तो 9 लाख रुपए आ गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया एवरेज निकालने के लिए, तो ये आ गया मेरा 4.5 लाख। और तीसरे केस में
चूंकि ये 0 है स्क्रैप वैल्यू, तो 10 लाख का 10 लाख आ गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये आ गया 5 लाख। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। तो देखिए पहले वाले से मेरा रिटर्न आएगा 7.18%, दूसरे वाले से मेरा रिटर्न आएगा 7.77% और तीसरे वाले से मेरा रिटर्न आएगा 7%। अब तीनों में हाईएस्ट रिटर्न कहाँ है, ये 7.77%, यानी कि प्रोजेक्ट बी को तीनों में से कंसीडर किया जाएगा। अगर ए बी सी 3 प्रोजेक्ट हैं और तीनों में मुझे सेम पैसा लगाना है, तीनों से कुछ स्क्रैप बचेगा, तीनों से एवरेज जो इनकम है वो निकालनी है और उसके हिसाब से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला, तो हाईएस्ट जिस पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से ए बी सी तीनों प्रोजेक्ट में से बी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से पेबैक पीरियड और ARR पीरियड से कैपिटल बस्टिंग की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल, इसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर NPV कैलकुलेशन और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।